अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां हर दिन नए संकट जन्म लेते हैं तो वो है मिडिल ईस्ट। गाजा में तबाही, इजराइल पर बढ़ता दबाव, हुती चीफ की अपील और अब ईरान रूस का परमाणु गठबंधन, इन सब के बीच दुनिया की बड़ी ताकतें किस ओर बढ़ रही हैं? आज की रिपोर्ट में हम लाए हैं वही पूरी कहानी जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। इजराइल गाजा पर जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तबाही मचा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। गाजा की भयानक तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। भूख से तड़पते छोटे छोटे बच्चों को देखकर पूरी दुनिया इजराइल से भड़की हुई है और युद्ध खत्म करने के साथ साथ गाजा में खाना और पानी पहुंचाने की अपील कर रही है। हालांकि गाजा में कुछ ट्रक खाद्य सामग्री लेकर तो पहुंचे हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। इजराइल और गाजा के बीच चल रही जंग की वजह से निहत्थे लोगों की जान जा रही है। कई मासूम इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। इसी बीच हुती चीफ भावुक होकर कहते हैं कि गाजा में इजराइल रहम दिखाए। वो खुद अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह युद्ध किसी समस्या का स्थायी हल नहीं है। गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस अदानम ने इजराइल से भावुक अपील करते हुए कहा कि इजराइल गाजा में रहम दिखाए और युद्ध को खत्म करे। ये जंग इजराइल के अपने ही हितों के खिलाफ है और इससे कोई स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। हू की सालाना बैठक में बोलते हुए टेड्रोस अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए और उनकी आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने कहा कि मैं महसूस कर सकता हूं कि इस वक्त गाजा में लोगों को कैसा लग रहा होगा। मैं उसकी गंध, उसकी आवाजें और उसका दर्द महसूस कर सकता हूं। ये सब मुझे PTSD के कारण महसूस होता है। मैं इथियोपिया में युद्धग्रस्त माहौल में पला बड़ा हूं, इसलिए गाजा के लोगों का दर्द समझ सकता हूं। हू चीफ का साफ साफ कहना है कि खाना और दवाइयों को हथियार बनाना बहुत गलत है। हू के आपातकालीन निदेशक माइकल रॉय ने बताया कि 2.1 मिलियन लोग गाजा में खतरे में हैं। वहां खाना, पानी, दवाइयां, ईंधन, हर चीज की भारी कमी हो रही है। पिछले हफ्ते 4 बड़े अस्पतालों को बंद करना पड़ा क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र या खाली करवाए गए इलाकों में थे। पूरे गाजा में सिर्फ 2000 बेड उपलब्ध हैं, जो मौजूदा जरूरतों के मुकाबले बेहद कम हैं। हू ने कहा कि जो अस्पताल ठीक किए जाते हैं उन्हें फिर से हमलों में बर्बाद कर दिया जाता है। यह विनाशकारी चक्र अब रुकना चाहिए। टेड्रोस का कहना है कि अब इजराइल को युद्ध पूरी तरह से रोक देना चाहिए, जो इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीनियों के लिए और पूरी मानवता के लिए अच्छा होगा। आपको बता दें कि इजरायली हमलों में गाजा में हर तरफ से तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे खाने की तलाश में भटकते दिख रहे हैं। इजराइल पर सभी देश दबाव बना रहे हैं कि वह युद्ध रोक दे, ताकि गाजा में जा रही लोगों की जानों को बचाया जा सके। हालांकि खबर यह भी है कि नेतन्याहू युद्ध विराम के लिए तैयार तो हैं, लेकिन हमास के सामने उन्होंने कई शर्तें भी रख दी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बीते 24 घंटे काफी बुरे रहे। एक ही दिन में एक के बाद एक 3 बड़ी घटनाओं ने उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख से लेकर देश की राजनीति तक को हिलाकर रख दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें करारा झटका दिया है। वहीं ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड रोक दिया और फ्रांस, इटली ने खुलेआम फटकार लगा दी। इन तीनों घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि नेतन्याहू की राजनीतिक जिद और सैन्य कार्रवाई ने देश और दुनिया दोनों जगह लोगों का भरोसा खो दिया है। पहला झटका विदेश से लगा। ब्रिटेन ने इजराइल की साख को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत पर रोक लगा दी है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी ने संसद में कहा कि गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई अब हद से ज्यादा हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में गाजा में भीषण बमबारी, भूख और जमीन पर नए हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन ने वेस्ट बैंक में अवैध यहूदी बस्तियों पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं और इजरायली राजदूत को तलब कर लिया है। दूसरा झटका फ्रांस और इटली से। वेस्ट बैंक में यूरोपीय राजनयिकों की यात्रा के दौरान इजरायली सेना की गोलीबारी में एक फ्रांसीसी राजनयिक बाल बच गए। इस मामले में फ्रांस के विदेश मंत्री ने इजरायली राजदूत को तलब करने का ऐलान किया और कहा कि यह घटना अस्वीकार्य है। इटली ने भी कहा कि वे इजरायल से जवाब मांगेंगे। यानी अब यूरोप भी नेतन्याहू सरकार के रवैये से नाराज है। तीसरा झटका देश के भीतर। इजरायल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रनन बार को हटाने की नेतन्याहू की कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने इस फैसले को गलत, गैरकानूनी और हितों के टकराव से ग्रस्त बताया। अदालत ने कहा कि सलाहकार समिति से राय नहीं ली गई और न ही बार को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। जब कोर्ट ने देखा कि सिर्फ राजनीति के गुस्से में एक वरिष्ठ अधिकारी को हटाया जा रहा है, तो पूरा फैसला रद्द कर दिया गया। नेतन्याहू ने फिर भी कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताया और कहा कि वो खुद नया प्रमुख नियुक्त करेंगे। अब बात अमेरिका, ईरान और रूस की। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर अब भी बातचीत चल रही है, लेकिन इसी बीच ईरान और रूस ने एक बड़ा समझौता कर लिया है। अगले 20 वर्षों तक दोनों देश हर सतह पर एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे। मॉस्को और तेहरान के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से ही रूस उनका मजबूत पार्टनर रहा है।
रूस ने ईरान को S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम दिए, वहीं रूस ने यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने मॉस्को जाकर इस डील पर दस्तखत किए। एक मल्टी बिलियन डॉलर के रेलवे प्रोजेक्ट पर भी दोनों देश साथ काम कर रहे हैं, जो ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान होते हुए सीधे रूस पहुंचेगा। इस प्रोजेक्ट को परंपरागत रेलवे रूट को बदल देने वाला बताया जा रहा है। हथियारों के मामले में ईरान पहले ही रूस को छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स दे रहा है। नए समझौते में अब ईरान एक उन्नत ड्रोन मॉडल रूस को देगा, बदले में उसे रूस से एडवांस सुखोई फाइटर जेट मिलने की उम्मीद है। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने अमेरिका के यूरेनियम संवर्धन रोकने की चेतावनी को बकवास करार दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान को अपनी पॉलिसी खुद तय करनी आती है। अमेरिकी दबाव से नो डील की स्थिति बन सकती है। ऐसे में सवाल है कि अब अमेरिका और ईरान के रिश्ते किस मोड़ पर जाएंगे। तो देखना होगा कि क्या ये गठजोड़ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नई चुनौती बन जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत हेडलाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।